हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया। और गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि HB2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि इसका एक प्रॉपर शेड्यूल HB2 ने नहीं दिया है, फिर भी HB2 का रजिस्ट्रेशन वगैरह एवरीथिंग हैज बीन स्टार्टेड। और अभी आप जाके यहाँ से इस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हो। बट HB2 की काउंसलिंग चूंकि चल रही है, तो आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। काउंसलिंग करानी कैसे है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, किस रैंक तक एडमिशन होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है और आप HB2 में बैठोगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा। और आपकी रैंक बहुत अच्छी है, HB2 में बैठोगे तो कॉलेज मिल जाएगा, पर आपके पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि आपको एडमिशन लेना NIT और IIT में ही होगा। तो इस केस में आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कट ऑफ का आइडिया देने वाला हूं, प्लेसमेंट का भी आइडिया देने वाला हूं, और कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का आइडिया देने वाला हूं। आपको पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ने की शायद ही जरूरत पड़े, मोस्टली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि HB2 क्या है, काउंसलिंग कैसे होनी है, कितने राउंड्स होने हैं, स्पॉट राउंड में क्या है, क्या होता है, कितने रैंक तक एडमिशन होने की संभावना होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा मजेदार चीज स्पॉट राउंड का है, क्योंकि सबसे लो रैंक पर एडमिशन उसी राउंड पर होता है। पर उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, कितना पैसा आपका फंस सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी जान लेना चाहते हो सिर्फ एक वीडियो में, तो फॉलो सच टाइम बाउंड गोल एंड वॉच माय वीडियोस। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी काउंसलिंग के लिए आपको 3 स्टेप को मॉनिटरी फॉलो करना पड़ता है। पहले वहां अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करिए। हो सकता है 2 राउंड की काउंसलिंग हो, 3 राउंड की काउंसलिंग हो, 4 राउंड की काउंसलिंग हो, जितने राउंड की काउंसलिंग हो उन सब में बैठिए। और उसके बाद जैसे ही सीट मिले आप पेमेंट करिए, और फाइनल में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करिए। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो सीट मिलने के बाद भी सीट कैंसिल हो जाता है। फिजिकल रिपोर्टिंग में सब कुछ होने के बाद भी, एडमिशन होने के बाद भी अगर नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल होना ही होता है। ओके, तो इन तीनों बातों का ध्यान रखिएगा। ये 3 स्टेप आपके हर काउंसलिंग में काम आएंगे। हर काउंसलिंग पे मैं एक डिटेल ऐसी वीडियो बना दूंगा, बहुत सारी काउंसलिंग पे बनाया भी हुआ हूं। और आज एडवांस का रिजल्ट भी आ गया है, तो जो लोग IIT क्लियर किए हैं भैया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज शाम को मेरा लाइव सेशन है ऑन एडवांस। ओके, बट अभी इस पे ध्यान देते हैं। एकेडमिक अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि HB2 में एडमिशन के लिए एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो 10+2 के बेसिस पर ही आपका बीटेक में एडमिशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लेटरल एंट्री भी अवेलेबल है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, आप CUET का एग्जाम देके लेटरल एंट्री में कूद जाओ, आपका लेटरल मतलब बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन होगा। और अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाना चाहते हो, तो पहली बात आपका 12th होना चाहिए, उसके बाद JEE मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स मॉनिटरी है। आपके 12th में 55% होने ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और किसी भी एक सब्जेक्ट मिला के, मतलब फिजिक्स और मैथ्स मिला के, फिजिक्स और मैथ मॉनिटरी है। तो PCM में मोटा मोटी आपके 55% होना चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, जैसे OBC SC ST या PWD, तो 50% इन PCM भी आपको चलेगा। अगर मैं बात करूं डोमिसाइल का, तो डोमिसाइल यहां पर बहुत मायने रखेगा। डोमिसाइल एक्चुअली क्योंकि आपको पता है कि यहां पर 100% सीट्स यूपी वालों के लिए रिजर्व्ड हैं। बस 5% सीट जो सुपर न्यूमररी सीट्स हैं, वो अदर स्टेट के लिए रिजर्व्ड रखे गए हैं। तो उन 5% सीट में ही बाहर वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो पहले 100% सीट थी जो पहले, वो सब यूपी वालों के लिए थी, बाहर वालों के लिए नहीं थी। अब बाहर वालों के लिए 5% अलग से सीट इंक्रीमेंट किया गया है। अगर मैं बात करूं डोमिसाइल का, तो देखिए, यूपी का डोमिसाइल अगर आपने 12th यूपी से किया है, या फिर अगर आप 12th बाहर से किए हैं और आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल यूपी है, आपके पेरेंट्स यूपी के रहने वाले हैं, तो आपको यूपी का डोमिसाइल मिल जाएगा। आपको एक कैटेगरी में आपको एक रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आप ने 12th यूपी से किया है, तो किसी भी प्रकार के डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने 12th आउटसाइड यूपी से किया है, लेकिन आपके मम्मी पापा यूपी के ही निवासी हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 100 रुपए का बनता है, साइबर कैफे से जाके बनवा लीजिएगा, ये लगा दीजिएगा, आपको यूपी का डोमिसाइल मिल जाएगा। आउट स्टेट में क्या है कि 5% सीट सुपर न्यूमररी है। अगर आपके पेरेंट्स आउटसाइड यूपी के हैं और आपने 12th भी आउटसाइड यूपी से किया है, तो आप आउटसाइड यूपी में कंसीडर किए जाओगे। अब एक और जरूरी चीज, इनसाइड यूपी में हर तरीके का रिजर्वेशन लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर रिजर्वेशन जो है, यहां पर जो रिजर्वेशन है वो इस तरीके से है, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन।
होम स्टेट वालों के लिए दो तरीके का रिजर्वेशन पॉलिसी काम करता है, लेकिन अदर स्टेट वालों को भी यहां रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन ये ऊपर वाला ओबीसी एससी एसटी वाला, बाकी रिजर्वेशन काम नहीं करता है। अब अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप इसको देखिए, अदर स्टेट में भी अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भैया जो इनके लिए 5% सीट हैं, ये अदर स्टेट कैंडिडेट सुपर न्यूमररी सीट्स, इसमें ओबीसी को भी मिलेगा, एससी को भी मिलेगा, एसटी को भी मिलेगा, और जनरल वाली तो सीट है ही। जनरल की सीट 19 है, ओबीसी की सीट 10 है, एससी की सीट 7 है और एसटी की सीट 1 है। तो आपको इससे एक अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि बाहर वाले अगर मतलब कोई बाहर का व्यक्ति है, बिहार का व्यक्ति है और ओबीसी है, तो यहां पर उसको ओबीसी का रिजर्वेशन एचबी2 में मिलेगा। लेकिन एके2 का रूल अलग है। एके2 में अगर आप बिहार से हो या किसी अदर स्टेट से हो, यूपी में आ रहे हो, तो वहां पर आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है कैटेगरी का। तो एक फायदा है, एक बहुत पॉइंट नोट करने वाली है जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये डोमिसाइल का समझ में आ गया। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस वेवियर का। तो देखिए एचबीटीयू में ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम है। 5% सीट जो है, हर एक ब्रांच की 5% सीट जो है टीएफडब्ल्यू सीट के अंतर्गत आती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, टीएफडब्ल्यू सीट के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस में 3 सीट है, आईटी में 3 सीट है, ऑलमोस्ट सब में 3 सीट है, और लेदर में 1 सीट है। तो टोटल 37 सीटें हैं जो ट्यूशन फीस वेवियर टीएफडब्ल्यू के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं बेटा? टीएफडब्ल्यू के अंतर्गत आती हैं। अब टीएफडब्ल्यू सीट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वही डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। आप मतलब डोमिसाइल होने चाहिए कहाँ के भैया? आप यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूपी के डोमिसाइल हो। अगर ऐसा आप हो तो आप टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अलग से अप्लाई करोगे, उसी में चॉइस फिलिंग में ही टीएफडब्ल्यू सीट को फिल करोगे, और अगर आपको पर्टिकुलर सीट मिलती है तो फिर आपका ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। अब ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा कि क्या मतलब, कितना माफ होगा अभी हम देखेंगे कि इसमें ट्यूशन फीस कितना है। 75,000 ही ट्यूशन फीस है बस। अब बात करते हैं फुल फीस बिहेवियर की। तो देखो पूरे बीटेक में 2 सीट हैं जो एससी और एसटी गर्ल को दिए जाते हैं, वो फुल फी वेवियर है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। अगर मैं इनकी टोटल फीस की बात करूं ना, तो इनकी टोटल फीस काफी महंगी है। एचबी2 की टोटल फीस 1,35,000 है। अगर किसी को टीएफडब्ल्यू सीट मिलती है तो उसका ये 75,000 माफ होगा, बाकी ये सारे अमाउंट पे करने ही पड़ेंगे उनको पे करने ही पड़ेंगे। अब वो, लेकिन अगर आपको फुल फी वेवियर मिलेगी तो ये पूरा का पूरा फीस माफ हो जाएगा, पूरा का पूरा फीस माफ हो जाएगा। लेकिन ये मिलेगा सबको नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा, या तो एससी को या फिर एसटी गर्ल को मिलेगा। वो भी सिर्फ 2 ही सीट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सारी एससी एसटी गर्ल को मिल जाएगा। 2 ही सीट मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? तो ये एडमिशन के बाद अलग से अप्लाई करना पड़ता है और मेरिट बेसिस पर मिलता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब आप टीएफडब्ल्यू सीट लेने जाते हैं, मान लो आपने टीएफडब्ल्यू सीट के लिए कोई चॉइस फिल करी, तो उस पर्टिकुलर सीट पर आपका सिर्फ ओपन रैंक सीआरएल रैंक ही काउंट होगा, सारे रैंक्स काउंट नहीं होंगे। इस बात का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। लेकिन बाकी आपने टीएफडब्ल्यू के अलावा अगर नॉर्मल सीट भी भरी है तो नॉर्मल सीट पर आप की कैटेगरी रैंक भी काउंट होगी और सीआरएल रैंक भी काउंट होगा। लेकिन जो इस पर्टिकुलर जो टीएफडब्ल्यू वाली सीट होगी उस पे पर्टिकुलर सीआरएल रैंक ही काउंट होगा। तो ज्यादातर बच्चे दोनों मिक्स करके भरते हैं, ताकि अगर टीएफडब्ल्यू ना मिल रहा हो तो नॉर्मल सीट उसको उनके कैटेगरी रैंक के हिसाब से मिल सके। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट एवर आई एम सेइंग। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी का। तो देखो रिजर्वेशन पॉलिसी फिक्स है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट को एससी को 21% का रिजर्वेशन, एसटी और ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन, और यूपी को जो शेड्यूल ट्राइब है एसटी है उनको 2% का रिजर्वेशन। अभी 27% के रिजर्वेशन में सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लगेंगे। जैसे अगर कोई डिफेंस का आदमी है और ओबीसी से है तो उसको 2% सीट का, इस 27 में का 2% सीट रिजर्व्ड है फ्रीडम फाइटर के लिए, और इस 27 का 5% सीट रिजर्व है किसके लिए? आर्म फोर्सेस के लिए। इस 27 का 5% सीट रिजर्व्ड है हैंडीकैप्ड के लिए, और गर्ल्स के लिए 20% सीट रिजर्व्ड है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी यहां पर क्या की गई है, डिफाइन की गई है। यहां से तुमको एक बेसिक आइडिया दिख जाएगा कि जैसे कंप्यूटर साइंस में ओपन के लिए सीट 20 है, ओपन जनरल के लिए, ओपन गर्ल के लिए सीट कितनी है? 6 है। मतलब इस 20 का लगभग 20% सीट इनका है।
आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तो वही चीज है कि इन्होंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे पूरा चार्ट दिखा रखा है कि किस कैटेगरी या किस सब कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी या जैसे जनरल में, जनरल की 3 सब कैटेगरी हैं। अब जैसे गर्ल के लिए 6 सीट रिजर्व है, तो गर्ल के लिए 6 सीट रिजर्व अपना तो है ही, 20 सीट भी इन्हीं का है, मतलब 20 सीट में गर्ल्स आ सकती हैं, लेकिन ये 6 सीट इनके लिए रिजर्व है, इसमें सिर्फ यही आएंगी, ऐसा समझो, ऐसा समझो, ये पूरा मैटर है। ओके, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है कि किसके लिए कितना सीट रिजर्व्ड है। अब अगर आपको क्लेम करना है, अगर वर्टिकल क्लेम करना है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इसमें से किसी भी कास्ट में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट आपको यूपी स्टेट का बनवाना पड़ेगा, और यूपी स्टेट का बनवाइए, और 1 अप्रैल के बाद का बनवाइए, नए फाइनेंशियल ईयर का बनवाइए, पुराना वाला नहीं चलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप बनाओ, वो चल जाएगा, लेकिन न्यू फाइनेंशियल ईयर के बाद का होना चाहिए। अब अगर आप फ्रीडम फाइटर या डिफेंस कैटेगरी या हैंडीकैप्ड हो, यूपी गर्ल के लिए तो कुछ नीड नहीं है ना, क्योंकि लेकिन हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर या फिर डिफेंस कैटेगरी है हो, तो आपको इनके फॉर्मेट में या फिर एकेटी वाला भी फॉर्मेट चल जाएगा, या फिर आप इनके फॉर्मेट में क्या कराओगे, जाके अपना ये प्रमाण पत्र बनवाओगे डिफेंस के लिए जो बनता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डॉक्यूमेंट वाली एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसके डिस्क्रिप्शन में ये सारे के सारे क्या हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। तो इस सर्टिफिकेट को, डिफेंस सर्टिफिकेट आप जाके बनवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप सब कैटेगरी क्लेम कर पाओगे। अब ध्यान रखिए, काउंसलिंग शुरू होने से पहले ये सब काम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग शुरू हो गया और आग लगने पर आप कुआं खोद रहे हैं कि यार हमारा डॉक्यूमेंट नहीं आया भैया, ईडब्ल्यूएस ही नहीं बना, क्या करें क्या करें। तो ऐसा करने से चचा काम नहीं चलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वट एवर आई एम सेइंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट हैं, इनके लिए 10% सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट है। ईडब्ल्यूएस में 58 सीट है, ईडब्ल्यूएस गर्ल में 18 सीट है, और उसके बाद से ईडब्ल्यूएस आर्म फोर्सेस में 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर की 2 सीट है, और ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप्ड की 5 सीट है। तो टोटल इन लोगों ने सीट दिखा रखे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट एवर आई एम सेइंग टू यू। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं कि काउंसलिंग होना कैसे है। तो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट पे एक डिटेल वीडियो मेरी है डिस्क्रिप्शन में जो पड़ जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट के प्रोसेस में आप बिल्कुल पीछे मत रहिएगा। डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंट आपका क्लियर एंड कट होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट सही ढंग से सही टाइम पे बनवा के रख लीजिए, वरना एडमिशन कैंसिल होने में देर नहीं लगती है। तो आप अपनी गलती की वजह से कभी भी आप अपने सीट को मत खोइएगा, मैं आपको पहले बता के रखता हूं। हर साल मैंने सामने से बहुत सारे बच्चों के एडमिशन को कैंसिल होते हुए देखा है। अब देखिए, इसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, टोटल लगभग 6 राउंड तक चलेगी। कितने राउंड तक बेटा? 6 राउंड तक, जिसमें मेन राउंड कितने हैं? मेन राउंड 3 है, जो नॉर्मल राउंड है, जिसमें ज्यादातर हर बच्चा बैठता है। लेकिन बाकी के जो 3 राउंड हैं उसमें कम ही बच्चे बैठते हैं, बहुत कम बच्चे बैठते हैं, और लास्ट तक जाते जाते तो शायद बहुत कम ही को पता होता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सबको पता होगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चे इस बात को भूलते जाएंगे, और लास्ट में जो बचेगा उसमें बहुत तगड़ा वाला फायदा होगा। अब इसका मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाऊंगा, पिछले साल के कट ऑफ से तुमको आइडिया लग जाएगा। ओके, अब बात, जैसे अभी देखो इनका डेट नहीं आया है, इनका शेड्यूल नहीं आया है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। इस काउंसलिंग पे जाना, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने डाल दूंगा। शेड्यूल जब भी चेक करना हो यहाँ पे जाइए, आप शेड्यूल चेक करिए, अभी इनका आया नहीं है। हाँ, कट ऑफ चेक करना हो तो ई सर्विस में जाइए, ORCR पर क्लिक करिए, ORCR पे क्लिक करिए, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे, और आपको दिख जाएगा। अब आप बीटेक का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक यहाँ से देख सकते हो, यू विल गेट अ गुड आइडिया कि क्या चल रहा है, किस राउंड में कितने हुए हैं। तो देखो, इन्होंने डेटा स्पॉट राउंड का दिया नहीं है, सिर्फ एडिशनल राउंड तक का डेटा दिया है। पर अभी मैं तुम्हें स्पॉट राउंड तक का डेटा दिखाऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है। अब देखो, राउंड 1 की मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले राउंड 1 में एंट्री करने से पहले आपको पहले 2500 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इज मॉनिडेटरी और ये नॉन रिफंडेबल है, चाहे आपको सीट मिले या ना मिले, ये पैसा आपका नहीं जाएगा। आप इस काउंसलिंग में बैठने से ही पहले इतना पैसा तो जुगाड़ करके रख ही लो। अगर आप रजिस्ट्रेशन का 2500 रुपए, और जब आपको सीट मिल जाएगी तो 75,000 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और अगर इन केस अगर आप SC ST हो तो 40,000 रुपीज आप इसके लिए क्या करके रखिएगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस अपने बैंक में रेडी करके रखिएगा। और ये पैसा समझ लीजिए कि ये पैसा
अगर आप HBTU में रहोगे तो ये पैसा आपके फीस में ऐड हो जाएगा, और अगर आप HBTU छोड़ के जाओगे तो आप विड्रॉल मारोगे, पैसा बाद में आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं आएगा, ये जनवरी तक जाके आ सकता है, बहुत लेट करके देते हैं, मतलब काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद देते हैं। तो इस पैसे को आप एक तरीके से भूल जाइएगा, इसी के भरोसे मत रहिएगा दूसरे काउंसलिंग में, ठीक है। अब हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लोग बोलेंगे अब चॉइस फिलिंग करिए। अब चॉइस फिलिंग इसकी बहुत अच्छे ढंग से करिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग के आधार पे ही आपको हमेशा सीट अलॉट होता है। चॉइस फिलिंग इज वेरी मैंडेटरी। तो चॉइस फिलिंग करना कैसे है, जब टाइम आएगा तो उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं अपनी, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव बेस्ट काउंसलर्स। एंड आप STBZ पर जाइए, STBZ पर जाइए और यहाँ पर काउंसलिंग पर चले जाइएगा, यहाँ पर काउंसलिंग पर चले जाइएगा, और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे काउंसलिंग के कोर्सेज दिख जाएंगे। आप यहाँ से जाके मेरे कोर्सेज को बाई कर सकते हो। और मैं पिछले कई सालों से क्या करा रहा हूँ, काउंसलिंग का काम कर रहा हूँ, काउंसलिंग बच्चों की करा रहा हूँ। मैंने हजारों बच्चों को एडमिशन दिलाया है, और आपका भी एडमिशन आराम से हो सकता है। बस आपको ज़रूरत है थोड़ी रिसर्च की, अपडेटेड रहने की, और अच्छे से चॉइस फिलिंग करने की। अगर आप अपडेटेड हो, आपने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस समझ लिया है, तो बहुत हद तक है कि आप लो रैंक पर भी एडमिशन पा जाओगे। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चा रिसर्च ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि कॉलेज ही 3-4 हज़ार है, और बच्चा नहीं कर सकता है। पर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कई सालों से काम कर रहे हैं। तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, वाई यू आर नॉट गोइंग टू हायर अस। आप फटाफट STBZ का प्रोग्राम ज्वाइन करिए, और आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, जिसका काम होगा, जिसका मेन उद्देश्य होगा आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज पर पहुंचाना। हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट कॉलेज एज पर योर रैंक। ओके, तो चलिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद से आपको वेट करना है राउंड 1 का। राउंड 1 का भी इन्होंने डेट डाला नहीं है, और किसी का भी डेट डाला नहीं है। डेट अभी एक्चुअली नहीं, इन्होंने फाइनलाइज ही नहीं किया है। जब शेड्यूल आएगा तो आई विल टेल यू अगेन राउंड। अब लेकिन पूरा प्रोसेस तब मैं नहीं समझाऊंगा, अभी पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लो, फिर राउंड 1 शुरू होगा। राउंड 1 शुरू होने पर राउंड 1 का रिजल्ट सबसे पहले आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहला काम आपका होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना। जैसे ही राउंड 1 शुरू हुआ और राउंड 1 का रिजल्ट आया, ये लोग बोलेंगे जल्दी से सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करो, 3 दिन का टाइम है, या जितने दिन का टाइम दे। अगर आप उस डेट के अंदर अपना ये सीट एक्सेप्टेंस फीस 75,000 या 40,000 जमा करते हो, तब तो ये सीट आपके नाम पे बुक की जाएगी। और अगर आप नहीं जमा करते हो, अगर आप नहीं जमा करते हो, तो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, और साथ ही साथ आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर किक कर दिए जाओगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा किया, तो ये लोग 2 ऑप्शन खोल देंगे कि फ्रीज करो या फ्लोट करो। अब फ्रीज का मतलब होता है कि मुझे जो ब्रांच मिला है, मैं उससे हाईली सेटिस्फाइड हूं, मैं इसी में पढ़ना चाहता हूं, अब मुझे आगे कोई इससे अलावा ब्रांच नहीं चाहिए, तो आप फ्रीज करोगे। और अगर आप फ्लोट करते हो, तो इसका मतलब फ्लोट कब करना है, जैसे मान लो मेरे को चाहिए थी कंप्यूटर साइंस, मेरे को पहले राउंड में मिली इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरा कंप्यूटर साइंस हो जाए, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, फ्लोट करूंगा कि ठीक है ये ब्रांच ठीक है, लेकिन मैं इससे बेटर चाहता हूं, मैं अगले राउंड में जाना चाहता हूं, मैं इससे बेटर चाहता हूं। अगर आपने फ्रीज कर दिया, तो ये बोलेंगे चलो अब बाकी का 1,35,000 में से 70,000 काट के बाकी का पैसा फटाफट जमा कराओ, और ERP रजिस्ट्रेशन करो। ERP पोर्टल पे जाके, यूनिवर्सिटी का ERP पोर्टल है जो पहले सेमेस्टर के लिए होता है, मतलब सेमेस्टर के लिए होता है, उस पे जाके रजिस्ट्रेशन करो, डॉक्यूमेंट सारा ऑनलाइन वेरीफाई करवाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ERP पे रजिस्ट्रेशन करो, और बाकी का पैसा जमा करो, मामला खत्म, तुम्हारा हो गया काउंसलिंग। और अगर आपने फ्लोट कर दिया, तो आप पहुंच जाओगे सेकेंड राउंड में, राउंड 2 में। राउंड 2 में जाने के बाद से, राउंड 2 में जाने के बाद से अब क्या होगा, राउंड 2 में जाने के बाद से राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो फिर वो बोलेंगे कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करो। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस किसको बोला जाएगा जमा करने के लिए, जो नया आया होगा, जिसको पहले राउंड में मिल गया था, उसको कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक दूसरे राउंड में चला गया है। लेकिन जो व्यक्ति नया आया है, जिसने पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दिया है, उसको बोलेंगे कि भैया 75 या 40 जमा करो अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो जैसे ही वो जमा करेगा, फिर उससे बोलेंगे कि फ्रीज या फ्लोट। तो अगर उसने फ्रीज कर दिया, तो बोलेंगे बाकी का पैसा जमा करके ERP रजिस्ट्रेशन करो, और अगर तुमने फ्लोट किया है तो ठीक है, फ्लोट कर दिया है तो एक काम करो, तुम तीसरे राउंड में पहुंच जाओगे। अच्छा,
अगर पहले राउंड में किसी ने पैसे जमा किए थे, अगर इसका मन कर रहा है कि नहीं भैया मुझे एनआईटी मिल रही है, अब मैं यहाँ HB2 में नहीं बैठूंगा, तो ये लोग बोलेंगे विड्रॉल मार लो। विड्रॉल मारने के लिए कुछ नहीं है, बस अपना बैंक डिटेल कैंसिल चेक वगैरह तुम लगा दो और यहाँ से विड्रॉल मार दो। विड्रॉल मारने के बाद से 5,000 काट के बाकी का पैसा आपका 75,000 में से 5 काट के 70,000 ये लोग क्या करेंगे, आपका वापस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड जो लोग फ्लोट किए थे सब थर्ड राउंड में पहुंच जाएंगे। अच्छा, जिनको कोई सीट नहीं मिला है उनको कुछ नहीं करना है, वो अपने ऑटोमेटिक राउंड 1 से राउंड 2 में, राउंड 2 से राउंड 3 में चलते रहेंगे। थर्ड राउंड में क्या होगा, जैसे ही सीट मिलेगा तो ये लोग बोलेंगे कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करो, जो लोग नए हैं। कितना, 75 या 40। और जो लोग पुराने हैं उनको जमा करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहें। उसके बाद जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिनको नया मिला है, वो डॉक्यूमेंट अपना वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद से सबका यहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन नहीं होगा, सबका सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन होगा। सबको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के बाद से सबको अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ERP पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ERP पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो करते टाइम ध्यान रखिएगा, आपको वहां इन्हें बताना पड़ेगा कि आप इंटरनल स्लाइडिंग में जाना चाहते हैं या नहीं। इंटरनल स्लाइडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंटरनल स्लाइडिंग मतलब ये समझ लो, जैसे मान लो मैंने पहले नंबर पे CSE डाली, फिर IT डाली, फिर EC डाली, फिर इलेक्ट्रिकल डाली। तो इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है कि मान लो मेरे को तीसरे राउंड तक EC मिला है और मैंने इंटरनल स्लाइडिंग में यस कर दिया, तो जब मैं इंटरनल स्लाइडिंग में जाऊंगा तो अगर ऊपर IT या CSE में सीट खाली है तो मेरे ब्रांच मुझे ये लोग ऊपर स्लाइड करवा के IT या CSE में भेज देंगे मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। तो इसमें बहुत हद तक चांस रहता है कि बच्चे का ब्रांच ही चेंज हो जाए। तो इंटरनल स्लाइडिंग इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने नो कर दिया तो चाहे इसमें जितनी भी सीटें खाली हों, आपको इसी में ही रखा जाएगा, ऊपर नहीं भेजा जाएगा। तो इंटरनल स्लाइडिंग इज दिस प्रोसेस, तो यू हैव टू फॉलो दिस इंटरनल स्लाइडिंग। ERP रजिस्ट्रेशन में आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आप इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, विड्रॉल। एक उनके लिए है जिनको लग रहा है कि नहीं अब मैं काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहता हूं, मैं विड्रॉल करना चाहता हूं, तो तुम विड्रॉल कर लो, 5,000 काट के बाकी का पैसा वापस हो जाएगा। लेकिन फिर तुम आगे काउंसलिंग में बाहर, काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन स्पॉट में बैठने का ये लोग फिर से तुम्हें मौका देंगे। ओके, नेक्स्ट राउंड आएगा, चौथा राउंड है। ERP रजिस्ट्रेशन तीसरे राउंड तक सबको कर लेना है। उसके बाद चौथा राउंड आएगा इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग में जो भी आपका ब्रांच होना होगा ये ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 4 राउंड पे इनका कंप्लीट हो जाता है काउंसलिंग प्रोसेस। उसके बाद से ये लोग एक नया काउंसलिंग शुरू करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडिशनल राउंड। ये स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड जैसा होता है, जैसे सीसा में होता है। इसमें सब कुछ शुरू से होता है, रजिस्ट्रेशन शुरू से होगा, चॉइस फिलिंग शुरू से होगा। अगर कोई नहीं बैठा था HB2 में तो वो भी बैठ सकता है, कोई पहले से बैठा था वो भी बैठ सकता है, जिसको नहीं मिला है। अब जिसको नहीं मिला है वो इसमें बैठना चाहता है तो बैठ ले। जब भी वो बैठेगा तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जो नए बच्चे हैं उनको 25,000 जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो HB2 के शुरू के राउंड्स में बैठा था लेकिन उसको कोई सीट नहीं मिला था, तो उसको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा बिना किसी पेमेंट के। ओके, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करने के बाद से फिर वही काम है, चॉइस फिलिंग फिर से करो। चॉइस फिलिंग करने के बाद से वेट करो राउंड के रिजल्ट का। एडिशनल राउंड का जैसे ही रिजल्ट आता है आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले जमा करना पड़ेगा, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराओगे। अगर ये हो जाए तो आपको बाकी का फीस जमा करना पड़ेगा, फिर ERP रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर मान लो एडिशनल राउंड में तुम बैठे और तुमको कोई सीट ऐसी मिल रही है जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें नहीं लेना है, तो कोई बात नहीं, तुम विड्रॉल मार सकते हो, या फिर पहले के राउंड्स का भी पैसा विड्रॉल मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है जब ये कंप्लीट हो जाता है, ये सब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो सीटें बच जाती हैं उसकी वैकेंसी निकाली जाती है कि भाई इतनी सीटें स्पेशल राउंड के बाद भी बच गई हैं। अब हो जाती हैं स्पॉट काउंसलिंग में। स्पॉट काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। इसमें आप सीधे कैंपस में जाते हो और कैंपस में जाने के बाद से एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से सीट लो। मतलब मिलता रैंक मेरिट बेसिस के हिसाब से ही है, पर बहुत लो रैंक तक मिलता है। अब मैं तुम्हें कट ऑफ दिखाना चाहूंगा कि कितने रैंक तक क्या मिलने की संभावना है। तो देखो, ये ऑल इंडिया कोटे से एडिशनल राउंड का कट ऑफ है। 61,000 रैंक पे लेदर बंद हो गया था, पेंट 71 पे बंद हो गया था। ये ऑल इंडिया कोटे के अदर स्टेट वाले हैं। होम स्टेट वालों को वही लेदर 1,23,000 रैंक पे मिला था, ऑयल 1,22,000 रैंक पे मिला था,
और बीसी कैटेगरी में देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1,78,000 रुपये मिला था, ठीक है। प्लास्टिक 1,38,000 तक मिला था। एससी कैटेगरी में तो 3-3 लाख 4-4 लाख रैंक तक ऐसे ही HB2 में एडमिशन हो रहा है एडिशनल राउंड में। एडिशनल के बाद से ये राउंड 3 का डेटा तुम वेबसाइट से देख लेना। जो डेटा तुम्हें नहीं मिल रहा है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इस स्पॉट का कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 90,000 से लेके 1,30,000 तक मिला था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 70,000 तक मिला था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90,000 तक मिला था। IT 45,000 तक मिला था। प्लास्टिक 2 लाख तक मिला था। पेंट 1,07,000 तक मिला था। फूड 2.5 से 3.5 तक मिला था। कंप्यूटर 40,000 तक मिला था। ऑयल टेक्नोलॉजी 3.5 से 4.5 लाख रैंक तक मिला था। तो स्पेशल राउंड में 4.5 लाख रैंक पर भी एडमिशन मिलने की संभावना थी, गुंजाइश थी। अगर मैं 2022 की स्पॉट राउंड की बात करूं तो सिविल 1,40,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स 75,000 रैंक तक, मैकेनिकल 1 लाख तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 55,000 रैंक तक मिली थी। प्लास्टिक 3.5 लाख रैंक तक मिली थी। पेंट 3 लाख रैंक तक मिली थी, ठीक है। और कंप्यूटर 40,000 रैंक तक मिली थी। बायोकेमिकल 6 लाख रैंक तक मिली थी। ऑयल टेक्नोलॉजी लगभग 6 लाख रैंक तक मिली थी। ये स्पॉट का मोटा मोटी डेटा था। हालांकि कुछ वेबसाइट्स पे इस साल का अवेलेबल नहीं है, पिछले साल का अवेलेबल था। तो अभी जो अवेलेबल नहीं है वो हमें ऐसे पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, तो हम जिनकी भी काउंसलिंग करते हैं उनका डेटा हमारे पास रहता है कि किस रैंक तक किस में क्या एडमिशन मिल रहा है। तो इस बिहाफ पे हम आपको बता पा रहे हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, है ना। अब EWS का तीसरे दूसरे राउंड में तो बहुत लो कट ऑफ जाती है। देखो इनका तीसरा राउंड में EWS में कंप्यूटर 22,000 पे बंद हो गया। थर्ड राउंड का बता रहा हूँ, थर्ड राउंड का। तो यहाँ पे बहुत लो रैंक तक कंप्यूटर बंद होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 43,000 पे बंद हो गया था। केमिकल इंजीनियरिंग 57,000 पे बंद हो गया था। केमिकल जैसी ब्रांच इनकी तीसरे राउंड, ये लास्ट राउंड का डेटा है, मोटा मोटी नॉर्मल राउंड के लास्ट राउंड का डेटा है कि तीसरे राउंड में बहुत लो रैंक तक ये चीजें बंद हो जा रही है। तो नॉर्मल राउंड में तो जिनकी रैंक अच्छी है उनको ही मिलता है, एक्चुअली में ये बात है। लेकिन स्पॉट राउंड में ध्यान रखना, अच्छी ब्रांचेज बचती नहीं है, सिर्फ नीचे वाली जो केमिकल टेक्नोलॉजी की ब्रांचेज हैं, केमिकल डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपका बायोकेमिकल, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं वो, बायोकेमिकल, फूड, ऑयल, लेदर, पेंट, प्लास्टिक और लेदर। यही जो 5-6 ब्रांचेज हैं यही 3 लाख 4 लाख रैंक तक मिलती हैं। बाकी वाली ब्रांचेज हो 3 लाख 4 लाख रैंक तक नजर भी नहीं आती हैं। 1 लाख के बाहर कोई उधर नजर नहीं आएगा। तो ये नीचे वाली ब्रांचेज वो मिल जाती हैं। बाकी HP2 पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, यू कैन फॉलो दैट। ओके, तो ये रहा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। ये रहा आपका फीस कैसे देना है, तो 75,000 हम पहले देते हैं, बाकी का फीस हम ERP में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देते हैं। ओके, अब बात करते हैं सीट का। तो ये सीट मैट्रिक्स है, टोटल इनके यहाँ 912 सीट्स हैं, ये आप देख सकते हो। अब इस पे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि कितनी सीटें किस ब्रांच में कितनी है, आप इसे चेक कर लेना, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। अब बात है डॉक्यूमेंट की कि किस रैंक तक डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाना है। तो डॉक्यूमेंट पर एक डिटेल वीडियो है मेरी, डिटेल वीडियो है, फॉलो दैट वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब एक चीज जो मैं बताना चाहता था आपको वो है कि भैया यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या हिसाब किताब है। तो प्लेसमेंट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं प्लेसमेंट का दिखाऊं तो दिस इज द एवरेज पैकेजेस, दीज आर द एवरेज पैकेजेस। कंप्यूटर साइंस में 11.43 का एवरेज पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 लाख का एवरेज पैकेज है, और अगर मैं बात करूं बाकी ब्रांच का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो 10 लाख का एवरेज पैकेज है। बायोकेमिकल में 5 लाख का एवरेज पैकेज है। प्लास्टिक में भी प्लेसमेंट हो जाता है। केमिकल वगैरह में इनके अच्छा प्लेसमेंट है, केमिकल में 8 लाख का एवरेज पैकेज है। तो इनके यहाँ ये टोटल आपके एवरेज पैकेजेस हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 36 कंप्यूटर में गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 गया था। तो ये हाईएस्ट पैकेजेस हैं, यू कैन लुक एट दिस ऑल्सो। तो प्लेसमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो HB2 बिल्कुल भी वर्थ इट है। 1,35,000 फीस और 60,000 हॉस्टल फीस ले रहा है, तो बिल्कुल भी वर्थ इट है। प्लेसमेंट के हिसाब से ठीक है, लोकेशन के हिसाब से भी ठीक है। IITs इनमें एक माइनर डिग्री भी मिलता है, यूनिटीज से इन्होंने कुछ कर रखा है। IITs मतलब IIT कानपुर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। IIT कानपुर के साथ अच्छा इनका संबंध, अच्छे कोलैबोरेशंस हैं, तो वेबिनार्स वगैरह इनके होते रहते हैं। तो एक आपको अच्छा फील आएगा HB2 कानपुर में, बिल्कुल आप जा सकते हो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।